नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। ओके, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स से, यानी कि हमारा राजनीतिक विज्ञान जो हमारे पास जो है टॉपिक है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान। इसको स्टार्ट करने से पहले, यानी कि 11th क्लास की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियोस हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले आप ना कुछ बातें ज़रूर जानें, ठीक है। आपको चाहे कॉमर्स मिली हो, चाहे आर्ट्स मिली हो, चाहे साइंस मिली हो, ठीक है। अब 10th के बाद सभी बच्चों को अपने सब्जेक्ट के क्या करने होते हैं, सिलेक्शन करनी पड़ती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो है कई सारे जो सब्जेक्ट हैं, मतलब कि स्ट्रीम्स को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। ओके, जो कि कहीं ना कहीं कुछ इसके अच्छी बात भी है, कुछ कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन आपको जो भी करना है, ठीक है, आफ्टर 12th जो भी आपका ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, ओके, जो भी आपका ड्रीम है, ओके, आप उस ड्रीम से रिलेटेड मान लेते हैं कि जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, ठीक है, जो बहुत सारे जो बच्चे हैं 11th क्लास यानी पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट को लेते हैं, वो ज़्यादातर तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, या टीचर के लिए, या वकील के लिए, एडवोकेट आप कह सकते हो, वकील है ना, वकील के लिए हो गया, और आईपीसी, सीआरपीसी, जो आगे चल के हम जो काम करते हैं ना, इसके अंदर आपके गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपके बहुत सारी जैसे कि आ जाती हैं, आईएएस आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, ठीक है, पीसीएस आ जाते हैं, जो आगे चल के यानी कि गवर्नमेंट जॉब, जो हाई लेवल की जॉब को टारगेट करते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो आज के सब्जेक्ट हैं, हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम इनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से कोई बच्चा अकाउंटेंट बनना चाहता है, ठीक है, यानी कि सीए बनना चाहता है, तो सीए के लिए क्या होगा, आपके पास अकाउंट्स होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस स्टडी होनी चाहिए, जिसे हम बीएसटी बोलते हैं, फिर एचआरएम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। यानी कि लिए उस बच्चे के लिए ये ऐसे कुछ सारे जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। और साइंस वालों के लिए, उनके लिए बीए जो भी होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनके लिए फ़िक्स होते हैं। फिर वो अलग से भी और कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे उनका कुछ भी जो मन करता है वो अलग से वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसको तो ये सारे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पोल है, हिस्ट्री है, ठीक है, और आपका सोशोलॉजी होता है, जियोग्राफी होता है, ठीक है, और बहुत सारे आपके, ठीक है, माल ये सारे तो हैं ही, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट तो हैं, वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ओके। अगर किसी बच्चे का मन है कि वो अकाउंट्स भी पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने को तो भाई वो पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ने से किसी की रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ओके। बस आप फ्यूचर में जिस भी ड्रीम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, आप अपने ड्रीम के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी तो आप 12th में हो, 12th के बाद आप कॉलेज में, ठीक है, जब आप कॉलेज में यूजी पीजी करोगे, यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें जब आगे फ्यूचर में करोगे, तो उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, आपकी जो ड्रीम है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उन सब का विशेष ध्यान रखना, और अपने सब्जेक्टों का चयन करना, ठीक है, सब्जेक्ट का अपना चयन करना। क्योंकि जब आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स था, कॉमर्स था, ठीक है, और साइंस था, वहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट क्या थे, ऑलरेडी पहले से डिसाइड थे। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है।
अब बच्चे का जो मन करता है पढ़ने का वो पढ़ सकता है, और अच्छी बात है, जिस बच्चे का जो मन है पढ़ने का वो पढ़ सकता है। बस आप अपने ड्रीम के लिए, जो भी आप ड्रीम में बनना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, जो भी है, ओके, यानी कि आपकी जो भी योग्यताएं हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें, ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखें, बस अपना सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके लिए क्या चाहिए और आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके घर में मेंटर हैं, जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, या जो आप ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, या उस ड्रीम में जॉब को कोई कर रहा है ऑलरेडी, आप उन शख्स से आप बात कर सकते हो कि सर आप मुझे भी आपके जैसे जैसे कोई बंदा है, डॉक्टर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोफेसर हो सकता है कॉलेज वगैरह का, टीचर वगैरह, तो आप उनसे बात करो, आपको जो भी ड्रीम है उनसे बात करो कि आप ये बने हो तो आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो थे ज़रूरी थे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर जगह आपको हेल्प करी, ताकि आपकी जो स्टार्टिंग है, आपका जो बेस है 11वीं क्लास से जो है अच्छे से तैयार होके चले, ठीक है। आप आगे चल के हर जगह ऐसे क्वेश्चन मार्क लेके ना घूमते रहो, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न, ओके। आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में पहले ही रोड मैप तैयार रहता है, पहले ही रास्ता बना देते हैं, बट ये रास्ता अब क्या हो चुका है, ख़त्म कर दिया है, ओके। यहाँ पे विशेष ध्यान ये रखा था, बच्चे का जो मन करता पढ़ने का वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट किसी जॉब के लिए कंपलसरी होते हैं कि वो सब्जेक्ट उस बच्चे के पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो बस सलाह यही है कि आप जब सब्जेक्ट चूज़ करो, खिचड़ी मत पका लेना, ठीक है। पोल भी है, अकाउंट भी है, फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री भी है, अलग अलग, यानी कि ऐसा खिचड़ी मत पकाना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट लो, पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, पढ़ने से किसी को कोई मना नहीं, आप बिल्कुल पढ़ो। बस अपने ड्रीम जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन का विशेष ध्यान रखो कि उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होगी, बस उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना। यही मेरी सलाह है सभी बच्चों को। मानना है मानना, नहीं मानना मत मानना, ओके। जो आपको अच्छा लगे वो करना, आपका डिसीजन है, आप खुद ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली में ज़रूर डिस्कस करो, ओके। आप अपनी फैमिली में डिस्कस करो, और कोई ऐसा पर्सन है जो आप ड्रीम जॉब करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो, वकील, टीचर, ठीक है, अकाउंटेंट या सीए, सीएस, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है, आपका जो भी ड्रीम है, उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह कौन कौन से हमें अपने स्कूल में ही सब्जेक्ट लेके चलने होते हैं, और जो भी आपका एक्स्ट्रा मन करता है पढ़ने का, आप वो सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। किन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किन की नहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके से आपके पास एक अच्छा मटेरियल बन जाएगा कि आपकी एक तरह से जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उसमें भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए जो आप अब से तैयारी शुरू कर दोगे, उसके लिए भी आपके पास सारे सब्जेक्ट बनते रहेंगे। जो भी आपको पढ़ना है पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, हम तो राजनीति पढ़ाते हैं भाई, हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति, है ना, मेन मुद्दे अपना जो है, ओके। राजनीति विज्ञान, है ना, 11वीं क्लास का है हमारा, ओके, 11वीं क्लास। तो 11वीं क्लास के अंदर दो बुक हैं, एक है हमारा भारतीय संविधान, और जिसे आप कह सकते हो पार्ट ए, और हमारा है राजनीतिक सिद्धांत, जिसे आप कहते हो पार्ट बी, ओके। पार्ट ए में जो है आपको हमारे भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी, और इसके अंदर विचारकों के बारे में, ठीक है, विचारकों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि अरस्तु है, ठीक है, मार्क्सवाद है, उदारवाद है,
ठीक है। ये सब जो हैं बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ठीक है, जिनके राजनीति से संबंधित स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, इन जैसे विषयों पर क्या विचारक थे, यानी कि क्या विचार थे इन विचारकों के। तो पार्ट बी में तो आपको ये सारा पढ़ोगे, ठीक है, ओके। और पार्ट ए में आप भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, यानी कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, ओके। और कोई जो बच्चे आगे चल के गवर्नमेंट जॉब हो गई, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, यानी प्रतियोगिता एग्ज़ाम, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ओके, या फिर सीधा सा बोल दो यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं इनको लेके तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है अपना इन सब एग्ज़ाम को टारगेट करके जो चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन बुक्स को, आपके जो 11th-12th की जो बुक्स हैं, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको इन सब्जेक्ट्स को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ठीक है। फिर आगे चल के आप स्टैंडर्ड बुक बनाओगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, बनाओगे नहीं, सॉरी, पढ़ोगे, अच्छे से पढ़े तो हो सकता है आपकी भी बुक्स आए, आप ही राइटर बन जाओ अच्छे से, ठीक है। तो आपकी भी बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं कोई बच्चा ऐसे निकले आगे, ओके। चलिए, भारतीय संविधान में आप बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, और ये जो बुक्स हैं 11th-12th की, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम की जो भी सब्जेक्ट्स बुक्स हैं 11th-12th की, वो बहुत हेल्प करते हैं आगे चल के इन सब एग्ज़ाम्स के अंदर। तो क्योंकि जीके जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत हेल्प करेंगे, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, कभी किसी टेलीग्राम पे, कभी कहीं फेसबुक पे, कभी गूगल पे, हर जगह नोट्स नोट्स। बेटा, नोट्स जो हैं खुद से बनाए जाते हैं। आपको क्या करना है, आपकी जो ये बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स आप दुकान पे गए होगे, इनको परचेज़ करा होगा, ठीक है। ओके, आप दुकान से इन बुक्स को परचेज़ करा होगा, उसका कुछ अमाउंट भी आपने पे करा होगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई बुक खरीदी है और उसका आपने कुछ पैसा भी दिया है, ठीक है, तो घर में सजाने के लिए तो वो बुक रखी नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ आप उस बुक की क्या करो, रीडिंग करो, उसे पढ़ो, फिर अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आपने उसका कुछ पैसा तो दिया है ना, तो उस पैसे को आपने फ्री में तो दिया नहीं होगा ना, वो पैसा फ्री का होगा, मेहनत का पैसा है ना, और मेहनत के पैसे से बुक खरीदी है, ठीक है। तो ये आपका हक बनता है कि आप उस बुक्स को पढ़ो, उस पैसे को वसूलो। तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज आप 11th क्लास में आ गए हो, ठीक है, याद करो जब आप 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, ठीक है, कोई ऐसी बुक आपने जो ना पढ़ी हो, कोई भी ऐसी बुक जो आपने ना पढ़ी हो, ओके, क्या आपने 9th में आके उस बुक को दोबारा पढ़ा होगा, या 9th में कोई ऐसी बुक आपने नहीं पढ़ी, क्या आपने 10th में आके कोई बुक पढ़ी होगी, ओके। उसी तरीके से जो गंदी आदत है ना, वो यहाँ पर ख़त्म कर दो आप। अब आप 11th में हो, जो भी आपके पास बुक्स हैं आप उसकी रीडिंग ज़रूर करो। अगर यहाँ पर आपने रीडिंग नहीं करी, कोई बुक्स छोड़ दी, तो बेटा वो बुक्स जो है 12th में दिक्कत करेगी, यहाँ दिक्कत करेगी, ठीक है। जब यहाँ से आपका बेस अच्छा तैयार नहीं होगा तो वो यहाँ दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये कहेगा जाओ भाई साहब अपना बेस तैयार करो, फिर वापस से आपको घूम के फिर यहीं आना पड़ेगा, यानी कि आपके 2-3 साल ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप समझदारी मानो, आपकी जो बुक्स हैं उनकी रीडिंग अच्छे से करो, और रीडिंग के साथ साथ आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, शर्म खाते हैं, वो है डाउट्स, ठीक है, वो है डाउट्स। आप बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ाते हो, जो कोई भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो पहली क्लास हो,
वो क्लास ख़त्म होते ही अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे आप स्कूल में पढ़ो, किसी कोचिंग में पढ़ो, कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, 1% का भी डाउट है ना अगर आपको, तो भाई उसको सॉल्व करके चलना कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वो क्लियर रहना चाहिए। पूछना बहुत ज़रूरी है, पूछोगे नहीं, आएगा नहीं, मामला ख़राब होगा। मान लो कोई 100% है चैप्टर, 100% चैप्टर में से आपको 2% का डाउट रह गया, ठीक है, अब वो 2% का डाउट आगे चल के 4% होगा, फिर आगे चल के वो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 256, फिर आगे चल के ना जाने वो कितना बड़ा डाउट का रूप ले लेगा, यानी आगे चल के आपको सत्यानाश करा देगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप पहले ही सारे डाउट क्लियर करके चलो कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। भाई हमने पहला चैप्टर पढ़ा, हमें पहला चैप्टर पूरा आता है, ठीक है। नोट्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हम नोट्स खुद बनाएंगे, ठीक है। खुद बनाया करो नोट्स, ये बहुत अच्छी आदत अभी से डाल लो, क्योंकि आगे चल के आपको यहाँ हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। मेरी बात समझे, ठीक है। तो बस मेन बात यही है कि आपको, हम जो 11th क्लास में बुक्स पढ़ेंगे, 11th 12th जो भी आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। उनको अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं, है ना। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। उस डाउट को ज़रूर आप रिजॉल्व करें, है ना। और आपके एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग के लिए बता देते हैं, आप आंसर को क्या करा करो, पॉइंट वाइज में लिखा करो, पॉइंट वाइज आंसर। और आपकी प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, पॉइंट वाइज आंसर और आपकी प्रेजेंटेशन आंसर, ठीक है, आंसर प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो आपको 100% पे लेके आ जाएगी, ओके। तो आपने कई बार देखा होगा कि 2 बच्चे हैं, मान लो ए है और बी है, ठीक है, ए और बी बच्चे हैं, उनको एक ही टीचर ने पढ़ाया एक ही टीचर ने, इसने भी इसको 100% पढ़ाया, इसको भी 100% पढ़ाया, लेकिन जब आंसर हुआ, आंसर देने की बात है, जब टेस्ट हुआ, ओके, तो इस बच्चे ने पैराग्राफ में ऐसे ऐसे आंसर करके लिख दिए, ठीक है। इस बच्चे ने क्या करा, पॉइंट पॉइंट करके आंसर, एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आंसर दिए। इसके नंबर आ गए 100 में से 70, इसके नंबर आ गए 100 में से मान लो 90+। पढ़ा सभी ने एक ही, लेकिन उसको लिखा अलग अलग तरीके से। तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या करती है, बहुत ज़्यादा मायने करती है। पढ़ते सब कुछ सेम है, ठीक है, ठीक है, कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ता है, उनको सेम ही पढ़ाया जाता है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता। बस फ़र्क ये होता है कि आप अपने आंसर राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे विशेष ध्यान रखें, ठीक है। हम अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा मायने करता है, वही हमें 100% लेके जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेके कन्फ्यूज़ होते हैं कि उसके नंबर ज़्यादा क्यों, मेरे कम क्यों, उसके ज़्यादा क्यों, मेरे कम क्यों। वो टीचर कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये तो कहते हैं वो तो टीचर का फेवरेट है इसलिए नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात होती है। कभी भी आपको ऐसा लगता है तो दूसरे बच्चे की शीट देखा करो, आंसर देखा करो कि उसने आंसर किस तरीके से लिखे हैं और आपने आंसर किस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को देखा करो, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। कहीं अगर आपके नंबर कट रहे हैं, ठीक है, तो आप टीचर से बात कर सकते हो कि सर हमारे नंबर यहाँ पे बिना बात के कट रहे हैं। अगर आपकी कोई गलती होगी तो आपको बताया भी जाएगा। तो ऐसी कोई वो नहीं है, शर्म मत करा करो, पूछा करो कोई डाउट है तो, चैप्टर्स में भी कहीं भी। बस ये कॉमन सी बातें हैं। रीडिंग करो, रीडिंग है हमारा, रीडिंग करो बुक्स और नोट्स बनाओ, ज़्यादा नहीं, पूरे डे का लगभग 1 घंटा रीडिंग कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से। डेली 1 आवर पढ़ोगे, 1 आवर से ज़्यादा तुम फ़ोन चला लेते हो, 1 आवर रीडिंग करो अच्छे से, ओके, प्रिपेयर करो, सब कुछ हो जाएगा। और टेस्ट दिया करो, नोट्स बनाया करो, कोई भी काम कल पे मत छोड़ो, कल कल करके कल बर्बाद हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है 100% लाने का, ओके। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, संविधान की क्लास, ओके। और संविधान का चैप्टर यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर जो 1 है हमारा,
भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन। इसको पढ़ने से पहले मैंने ना प्रस्तावना की वीडियो बना रखी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। संविधान का चैप्टर 1 देखने से पहले आप ये वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है। जब तक हम परिचय पत्र नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, जब तक हमें संविधान अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो सिंपल से कागज़, एक प्रेम्बल है हमारी, उस पूरे प्रेम्बल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है हमसे। ओके, आपने कई सारे पॉलिटिशियन में देखा होगा, हम कहते हैं हम संविधान में ये बात लिखी है, संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान इसकी व्याख्या करता है। बहुत सारे नेता जो है संविधान के से रिलेटेड भाषण भी देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। पढ़ना नहीं, समझना भी है, क्योंकि 11th-12th में ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ आपको रट्टा लगाना है, सब समझना है। राजनीति में, पॉलिटिकल साइंस में हर बात का कारण होता है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लो, राजनीति में हर बात का कारण होता है, रीज़न होता है। तो कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, समझनी है। समझने लगे तो पॉलिटिकल साइंस से मज़ेदार सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मज़ेदार है भाई। देखो, जो सब्जेक्ट जो पढ़ता है उसके लिए बहुत बढ़िया लगता है। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। बस आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ओके, चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। आप प्रस्तावना की वीडियो ज़रूर देखें, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। बाय।